जय हिंद साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथवी शशांक और अपनी देवगढ़ पर। साथियों, साइंस की अपनी 6वीं क्लास है। 5 क्लासें हो चुकी है और पाँचों क्लास आप देख चुके होंगे। कंटेंट भी आप देख चुके होंगे कि कैसा है। चलिएगा, त्वरण पढ़ा रहे थे, उसके बाद आपको गति के समीकरण पढ़ाए थे। गति के समीकरण में आपको तीनों समीकरण के संबंध बताए थे कि गति का पहला समीकरण किसमें किसमें संबंध बताता है, दूसरा समीकरण किसमें बताता है और तीसरा समीकरण किसमें बताता है। तो पहला समीकरण बताता है आपका संबंध वेग और समय में। वेग और समय में आपसे संबंध पूछे तो कौन सा समीकरण है गति का? पहला समीकरण होगा। फिर उसके बाद विस्थापन और समय में संबंध की बात करते, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात करते, वो गति का दूसरा समीकरण होता है। और आपका विस्थापन और वेग में संबंध बताता था तो वो गति का कौन सा समीकरण था? तीसरा समीकरण था। विस्थापन और वेग में संबंध कौन सा समीकरण बताता था? तीसरा समीकरण बताता था। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। तो आज उसी विस्थापन और समय ग्राफ से आपको बताना होगा, विस्थापन समय ग्राफ से ये जो ग्राफ बना किसके बारे में बताएगा, क्या निकलेगा, इसमें वेग पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए ये तीन स्थितियां हैं। अगर ये विस्थापन और समय, विस्थापन और समय, यहाँ पे 5 स्थितियां बनी हैं। ये पहली स्थिति हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई, ये चौथी स्थिति हो गई और ये 5वीं स्थिति हो गई। तो आपको इन्हीं तीनों पर सबसे ज्यादा और यहाँ पे दे देता है कि पूछ लेगा कि दिया गया ग्राफ किसको दर्शा रहा है। वेग और समय, विस्थापन और समय का ग्राफ ऐसे बना देगा। जैसे ये प्रश्न दे देगा, विस्थापन इधर लिख दिया, विस्थापन और समय ग्राफ में ये जो रेखा खींची गई ये किसको दर्शा रही है, किसको बताएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले और विस्थापन और समय ग्राफ से हम वेग की प्रवणता निकालते हैं। क्या निकलेगा हमारा? वेग निकलेगा। विस्थापन और समय ग्राफ से हमारा क्या निकल के आएगा? वेग। तो जब देखिए ये वेग ऐसे बढ़ेगा, ऊपर को जाएगा, यहाँ पे वेग में क्या होगी? वृद्धि होगी। वेग क्या होगा हमारा? बढ़ेगा। वेग बढ़ता है, वेग क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर एक सीधी रेखा में ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ पे वेग हमारा क्या होगा? समान होगा। वेग एक समान रहेगा। वेग क्या रहेगा? समान रहेगा, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। लेकिन अगर ऊपर से ऐसे गए नीचे आ रहे हैं तो ये इसमें क्या होगा? तीसरी कंडीशन में वेग घटेगा। वेग घटता है। वेग क्या होता है? घटता है। ठीक है, तीन कंडीशन को आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सीधी रेखा, वेग समान, नीचे से ऊपर गए वेग बढ़ता है, ऊपर से नीचे आए वेग घटता है। और ये अगर स्थिति है तो ये वस्तु कौन सी अवस्था में है? विरामावस्था में है। वस्तु किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। और यहाँ पे क्षैतिज में ये असंभव है, ये वाली रेखा क्या बनना? असंभव। ये ग्राफ बनना क्या है? असंभव है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे विस्थापन और समय, विस्थापन और समय का ग्राफ दिया है तो हम क्या निकालेंगे? वेग की प्रवणता निकलेगा। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता से क्या निकलता है? वेग निकलता है। जैसे वेग और समय के प्रवणता से हमें त्वरण मिलेगा, त्वरण के बारे में निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आप लिख लीजिएगा इसको एक लाइन, विस्थापन और समय ग्राफ से हम क्या ज्ञात करेंगे? वेग निकालेंगे। विस्थापन और समय ग्राफ से हमारा क्या निकल के आएगा? वेग निकल के आएगा। वेग बढ़ेगा, वेग एक समान रहेगा, वेग घटेगा विरामावस्था में वस्तु। ठीक है, चलिएगा आगे दूसरा ग्राफ बनाते हैं, समय और वेग और समय का ग्राफ। दूसरा ग्राफ है इसका, जैसे आप आ जाए, वेग और समय ग्राफ। वेग और समय, वेग परिवर्तन की दर बटे समय क्या होता है? त्वरण होता है ना। तो वेग और समय से हमारा क्या निकलेगा? वेग और समय से हमारा क्या निकल के आएगा? त्वरण निकल के आता है। क्या निकल के आता है? त्वरण। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ लेता है, वेग और समय ग्राफ की प्रवणता से क्या निकलता है? त्वरण निकलता है। या वेग और समय ग्राफ की प्रवणता प्रदर्शित करती है किसको? त्वरण को। अब यहां से देखिए आप, अगर एक सीधी रेखा में ऐसे चले तो त्वरण हमारा क्या होगा? एक समान होगा। त्वरण क्या होगा हमारा? समान होगा। त्वरण क्या होगा? समान होगा। ठीक है, और इस तरह से है, त्वरण क्या होगा? त्वरण बढ़ेगा। त्वरण बढ़ेगा। बहुत प्यार से समझिएगा क्योंकि ग्राफ से आपका क्वेश्चन देकर दे देगा, सिंपल सा ग्राफ बना के देता है और आपसे पूछ लेता है कि किसको प्रदर्शित कर रहा है। और अगर आपका ऐसे ग्राफ है तो त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण घटेगा मेरे भाई। त्वरण क्या होगा? घटेगा। और ये वाली स्थिति क्या है? असंभव है। ये वाली स्थिति क्या है हमारी? असंभव है। कौन सी स्थिति है? असंभव। कौन सी स्थिति है? असंभव है। ठीक है, और उसके बाद
जो इसकी चौथी स्थिति होगी, यहाँ विरामावस्था में थी और यहाँ पे वेग इसका समान रहेगा। वेग क्या रहेगा हमारा, जब इस तरह चलेंगे तो वेग हमारा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो चार स्थितियां विस्थापन और समय ग्राफ से बनी है, विस्थापन और समय ग्राफ से। चार स्थितियां वेग और समय ग्राफ से बनी है, वेग और समय ग्राफ से। ये है पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति और ये चौथी और ये पांचवी स्थिति। ये दोनों क्या है, असंभव है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ग्राफ बना लीजिएगा प्यार से और उसमें लिख लीजिएगा। पूछेगा वेग और समय ग्राफ किसको प्रदर्शित करेगा, त्वरण को। ठीक है, किसको प्रदर्शित करेगा, त्वरण को। विस्थापन और समय ग्राफ किसको प्रदर्शित करेगा, वेग को। ठीक है, चलिएगा नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। अब इस पर आपको संभावित और कहे थे आपसे कि अब आज इसके हम आपको इस क्लास में कराएंगे प्रश्न। चलिएगा प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न आपके सामने आते जाएंगे और आप उनके आंसर देते जाएंगे। आज विकल्प भी आपको दे देंगे, कोई बात नहीं, विकल्प के साथ करते हैं। चलिएगा, दो क्वेश्चन लिखे गए हैं, देख लो। अभी ग्राफ पढ़ा है आपको, ग्राफ का क्वेश्चन है और ये आपका पूछा हुआ कोई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साइंस की बुक का क्वेश्चन है। अब बताओ क्या कहा है, चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है। मतलब कि दूरी और समय दे दिया गया, तो चाल यानी गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है कि नहीं। तो दूरी और समय से गति यानी चाल, ठीक है, स्पीड का कौन सा निरूपण करता है। निरूपण तो चारों करते हैं, निरूपण चारों करेंगे, लेकिन किसके बारे में कहा, एक समान गति। कौन सी गति, एक समान गति के बारे में। चलो अब बताओ भैया, तो आप पीछे ग्राफ पलटो, एक समान कैसे होता है। जैसे आपने विस्थापन और समय में पढ़ा है, जो विस्थापन और समय में पढ़ा है, जैसे आपने वेग और समय में पढ़ा ग्राफ, उसी तरह से एक समान कहाँ पे है। तो एक समान के लिए क्या होगा, एक सीधी रेखा होती। एक समान के लिए क्या होगा, एक सीधी रेखा। तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन पहला सही होगा। अच्छा इसको बता दो तो क्या होगा, इस स्थिति में वेग गति क्या होगी, बढ़ेगी। गति क्या होगी, बढ़ेगी। और इस स्थिति में गति क्या होगी, घटेगी। चारों ग्राफों का एक्सप्लेन देख लो। ये एक समान वेग होगा, एक समान गति होगी, एक समान गति। और इसमें गति क्या होगी, बढ़ेगी। इसमें गति क्या हो रही है, घट रही है। और यहाँ पे वस्तु क्या होगी, विरामावस्था में होगी। कौन सी अवस्था होगी, विरामावस्था। समझ गए चारों ग्राफ आपके। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए अगला देख लो, वेग समय ग्राफ की प्रवणता। अभी आपको बताए थे, ऐसे था, ऊपर वेग था, नीचे क्या था, समय था। तो क्या आता है, अब इसमें चारों कंडीशन आप बना लो, ऐसे ऐसे, ये सब चारों बन गए। होगा क्या, निकलता क्या था, क्या निकलता था, त्वरण निकलता था कि नहीं निकलता था। तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता से हमें क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। ठीक है, चलिएगा आगे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आपको बताए हैं, आपको जितना पढ़ाएंगे सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे और आप उसको अच्छे से करिएगा, मजा आएगा। चलिएगा अगले दो प्रश्न आपके सामने लिखे हैं, इनके आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन और दूरी का आंशिक अनुपात। आपको थ्योरी की क्लास में बताए थे विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होता है। बताइएगा, सदैव एक से कम होगा, सदैव एक के बराबर होगा, सदैव एक से अधिक होगा, एक के बराबर अथवा कम होगा। तो दूरी और विस्थापन पढ़े थे ना। न्यूनतम विस्थापन क्या हो, न्यूनतम दूरी क्या होती है, विस्थापन होता है मैक्सिमम दूरी। और विस्थापन हमारा धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। जैसे देखो ये हमारा प्लेन समतल है, इसके ऊपर हम गए 10 मीटर और 10 मीटर नीचे आए, तो दूरी तो मेरे द्वारा 10 10 20 चल दी गई। लेकिन विस्थापन क्या हुआ, जितना गए फिर वापस आके उसी स्थान पे पहुंच गए, तो विस्थापन हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। जब विस्थापन शून्य हो गया और अगर इसके नीचे चले जाएंगे तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी और दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी। दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होगी, बड़ी होगी या तो उसके बराबर होगी, लेकिन उससे कम नहीं होगी। तो यहाँ पे आपसे बात पूछा किसका, विस्थापन और दूरी का अनुपात, ना कि दूरी और विस्थापन। दो कंडीशन बना सकता है, दोनों तरह से आपको प्रश्न कंफ्यूज कर सकता है। जैसे कहेगा विस्थापन और दूरी का अनुपात पूछेगा तो हमेशा विस्थापन कम होगा किससे, दूरी से, या तो उसके बराबर होगा। दो ही कंडीशन हो सकती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, या तो एक के बराबर अथवा एक से कम होगा। विस्थापन और दूरी का अनुपात एक के बराबर अथवा एक से कम होगा। लेकिन यही आपसे कह देता दूरी और विस्थापन का अनुपात बता दीजिए,
दूरी और विस्थापन का अनुपात तो हमेशा एक से अधिक अथवा एक के बराबर होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इसको भी, ठीक है। साथ में अगर कहे कि दूरी और विस्थापन का अनुपात बताइए तो हमेशा एक से अधिक या एक के बराबर होगा, लेकिन विस्थापन और दूरी का अनुपात कहेगा तो एक के बराबर अथवा एक से कम हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न, फिर ग्राफ से प्रश्न है। बताओ, देखो आपके सामने ग्राफ दिया गया है, वेग और समय का ग्राफ है। वेग और समय के ग्राफ से हम त्वरण निकालते हैं, ठीक है, त्वरण निकाला जाता है। लेकिन त्वरण के साथ साथ एक स्थिति ऐसी भी आपको उसमें ग्राफ में बनवाए थे। एक स्थिति ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी। यहाँ पे ये त्वरण बढ़ेगा, त्वरण एक समान, त्वरण घटेगा, लेकिन इस स्थिति को भी दर्शाया था मैंने ग्राफ में। तो ये क्या था, वेग एक समान, वेग क्या होगा, एक समान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिएगा अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। चलिएगा अगले 4 प्रश्न को देखिए, 5, 6, 7 और 8, सबके आप आंसर लगाइएगा अपने आप से। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, 5वां प्रश्न देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो। दूरी क्या हो मेरे भाई, शून्य हो, मतलब कि कहीं पे भी नहीं गए। जैसे हम जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे ही खड़े हैं, तो दूरी भी हमारी क्या हो गई, शून्य। तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा। देखो दूरी और विस्थापन में अंतर आपको बताए थे। दूरी जैसे यहाँ से चले और यहीं पे आना है तो ये मैक्सिमम दूरी हो गई, ठीक है। दूरी और विस्थापन में अंतर, जब हमें दूरी ही नहीं तय की गई है तो हमारा विस्थापन कहाँ से होगा। वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को ही हम विस्थापन कहते हैं। जब यहाँ पे हम थे और यहीं पे खड़े हैं, मेरे द्वारा कुछ दूरी ही नहीं चली गई, तो मेरा विस्थापन कहाँ से होगा। तो इसमें विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। जब दूरी शून्य तो विस्थापन भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य। और कभी कभी देखो, जैसे यहाँ ए वस्तु है, एक सीधी रेखा पे ऐसे चल दी है ए से बी, और वहां पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं, केवल एक रास्ता है, सीधा सीधा एक रास्ता है जाने का। तो ए से बी स्थान तक जाने का एक सीधा रास्ता है, और इस ए से बी स्थान की दूरी 10 किलोमीटर है। तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 10 किलोमीटर, और मेरे द्वारा हुआ विस्थापन कितना होगा, 10 किलोमीटर ही होगा। जब सरल रेखा पे चलते हैं, एक सीधे रेखा में चलते हैं, तो दूरी और विस्थापन दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। आगे आइए, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो अब बताए थे आपको, पहले ही बढ़ाए थे कि जब विस्थापन आ जाए तो हम क्या निकालते हैं, वेग निकालते हैं। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन में परिवर्तन की दर या एकांक समय में हुए विस्थापन को ही हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप मेरी थ्योरी वाली पूरी क्लास कर लिए होंगे तो आपको किसी भी जो साइंस के प्रश्न है टॉपिक वाइज, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्रीवियस ईयर यूथ उठा लीजिए, रेलवे का कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लीजिएगा, सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आपको आसानी से बनते हुए चले जाएंगे। और जब प्रश्न बनने लग जाते हैं तो अंदर से ही खुशी आने लग जाती है, बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो, तो प्रीवियस जो आपको थ्योरी पढ़ाए हैं उस थ्योरी को क्लास जरूर कर लीजिए, उसके बाद आप इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए। आपका एक भी प्रश्न में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से कर जाओगे, ठीक है। गति का समीकरण, दूसरा समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, पी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी, या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको तीनों समीकरण याद होने चाहिए, कौन सा होगा। चलो बताओ जरा भाई सभी लोग। पहला समीकरण था v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है। तो बताओ, दूसरा ही तो पूछा है तो दूसरा ये होगा। और अब इसमें ऑप्शन देखो कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसी तरह से आप लगाइए। चलिए आगे और प्रश्न को करते हैं अभी, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए बस। चलिएगा आगे 3 प्रश्न लिखे, 9, 10 और 11। बताइएगा, डैश वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या बताए थे आपको, कौन सी भौतिक राशि कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, बल हो सकता है, तो वेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। गति का तीसरा समीकरण डैश और वेग के बीच संबंध बताता है। किसके बीच, गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो ना तो बल आएगा ना तो संवेग, पहले तीसरे को आप काटो, बचा आपका समय और स्थिति। स्थिति को यश यानी विस्थापन से प्रदर्शित करेंगे और समय को टी से। तो तीसरे समीकरण में हमारा कहीं पे टी आता नहीं है,
इससे भी नहीं होगा। किसको बताएगा? स्थिति के बारे में बताएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है प्रीवियस ईयर के थे, इस चैप्टर से आपके वो सारे क्वेश्चन करा दिए। इस चैप्टर में अब आपका है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आगे आपके सामने 2-4 न्यूमेरिकल करा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गति के समीकरण से आधारित है। v बराबर यू प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इन पर आधारित प्रश्न आएंगे। और इनमें आप न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको किस समीकरण को हल करोगे, किस समीकरण से प्रश्न को लगाओगे, सबसे पहले आपके लिए जानना ये जरूरी है। जैसे पहले समीकरण में हमारे पास क्या 4 चीज़ें हैं? वेग, अंतिम वेग v से लिखते हैं, प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं, a त्वरण होता है, t समय होता है। इन चारों में से मेरे भाई, इन चारों में से आपके सामने 3 वैल्यू गिवन होगी और चौथे का किसी का भी मान पूछ सकता है आपसे। ठीक है, यानी यहाँ पे दोनों वेग होगा, त्वरण होगा और समय होगा। तो हम किस समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं? पहले समीकरण का। दूसरे समीकरण में दूरी के बारे में आ जाएगा, विस्थापन। यहाँ पे त्वरण, अंतिम प्रारंभिक वेग होगा, समय होगा और त्वरण होगा। पर इस वाले में दूसरे समीकरण में अंतिम वेग के बारे में कोई बात भी नहीं हुई रहेगी। ठीक है, अंतिम वेग के बारे में कुछ भी नहीं कहा रहेगा। यहाँ पे यानी आपको हो सकता है प्रश्न में प्रारंभिक वेग दे दे, समय दे दे, आपसे त्वरण पूछ लेगा तो दूरी दी रहेगी। दूरी पूछेगा तो प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण दिया हो जाएगा। तो मतलब कि आपको इसमें भी 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें आपकी गिवन रहेंगी। और उसी तरह से तीसरे भी समीकरण में v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी यहाँ पे अगर तीसरा यूज करना है तो उसमें हमें समय के बारे में कोई बात ही नहीं रहेगी। समय के बारे में कोई बात ही नहीं रहेगी। त्वरण रहेगा, दूरी रहेगा, प्रारंभिक और अंतिम वेग रहेगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग रहेगा, अंतिम वेग रहेगा, त्वरण रहेगा और दूरी रहेगी। तो यहाँ पे कौन सा समीकरण यूज करेंगे? हम तीसरा समीकरण यूज करेंगे। चलिए आपके सामने पहला प्रश्न आता है न्यूमेरिकल से, लिखिएगा। चलिए, जैसे देखिए आपके सामने पहला न्यूमेरिकल का प्रश्न है। एक ट्राली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, तो 4 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, पहले आप तीनों समीकरण लिख लो। v बराबर आपके सामने ऐसे लिखा होना चाहिए, किसी भी रफ में लिखा होना चाहिए आपके सामने। अभी तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे और आपको तीनों याद होने चाहिए। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और यहाँ पे अब आपको एक चीज़ और बताए थे कि u की वैल्यू कब जीरो लोगे और v की वैल्यू कब जीरो लोगे? जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करेगा, यानी प्रारंभिक वेग u हमारा क्या हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वेग को मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। और अंतिम वेग हमारा या तो दिया होगा प्रश्न में या तो निकालना होगा। तो अब आ जाइए अपने न्यूमेरिकल की तरफ। देखो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? त्वरण होता है कि नहीं होता? तो त्वरण की वैल्यू दी गई a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बोलो ना, बोलो भाई, समझ गए? मात्रक से ही हम पकड़ेंगे क्या क्या दिया गया है। समय को किस में लिखते हैं? सेकंड में लिखते हैं। तो t बराबर दिया गया है 4 सेकंड। और कुछ है? देखो, विरामावस्था से यानी u की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 0 हो गई। तो क्या कहा? 4 सेकंड के बाद उसका वेग यानी अंतिम वेग पूछा है याद से। अब मेरे भाई ये बताओ, आपको ये 4 चीज के अलावा कुछ कोई प्रश्न में नहीं दिया गया। अब ये 4 चीज आपको कौन से समीकरण में मिलेंगी? पहले समीकरण में मिलेंगी, दूसरे में मिलेंगी, तीसरे में मिलेंगी। देखो, पहले में v भी है, u भी है, a भी है और t भी है। दूसरे में u 0 है, v का इससे निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमें v निकालना, v की वैल्यू निकालना। तो दूसरे का तो हम यूज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। जो निकालना है और जो दिया गया है उस समीकरण में होना चाहिए, तभी हम उसको यूज करेंगे। यहाँ तीसरे में भी है, u है, लेकिन यहाँ पे समय दिया गया है, लेकिन यहाँ पे समय की बात ही नहीं हुई, तो इसका भी यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा? पहले वाले का यूज करोगे आप। तो पहले वाले का आप यूज करोगे, कैसे लिखोगे? v की वैल्यू निकालना है, u की वैल्यू 0 हो गई और a t होता है, a की वैल्यू 2 है और t की वैल्यू क्या है? 4 है। तो v बराबर 4 दूनी 8, 0 में जोड़ो तो 8 और मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो कितना आ जाएगा भैया? 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है,
चलिएगा, एक न्यूमेरिकल और इसी पर करते हैं, इसको नोट कर लो, समझ गए होंगे, अच्छे से एकदम समझा रहे हैं, समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, है ना रे? कोई दिक्कत की बात है भाई, बताइएगा मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। साइंस आपका रेलवे के लिए सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, जैसे मैथ रीजनिंग उसी तरह से आपका साइंस। चलिए, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी सब के लिए। चलिए और एक प्रश्न लिखते हैं, हम तो इसी में एडिट कर दे रहे हैं। चलिए, एक ट्राली का विरामावस्था से वेग हमारा 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान हो रही है, उसका आपसे पूछेगा 8 सेकंड के बाद वेग क्या हो जाएगा। चलो आ जाओ बताओ, एक ट्राली विरामावस्था से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है, तो 8 सेकंड के बाद उसका त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा बताइएगा। सेम प्रश्न है, v की वैल्यू निकालना है, u की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, a की वैल्यू हमारी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, और t की वैल्यू 8 सेकंड है। कितनी है? 8 सेकंड है। कौन सा समीकरण यूज करोगे? पहला, v बराबर u प्लस ए टी रख दीजिए, v का मान निकालना, u का मान 0, a का मान 3 और t का मान 8, 8 त्रिका 24, यानी v बराबर 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा एक और, चलिए देखिए, एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करती है, 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी बताइए। अब देखो, आपको सबसे पहले लिखो, विरामावस्था की बात आ जाए तो u बराबर क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। त्वरण दिया गया है a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक याद रहेंगी ना तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमें कौन सी वैल्यू दी गई है, क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है। ठीक है, ये और उसके बाद क्या कहा, t बराबर 2 सेकंड के बाद क्या दूरी की बात, यानी यस की वैल्यू निकालना है आपको। तो अब ये बताओ, यू ए टी और यस का प्रयोग समीकरण में गति के कौन से होता है? दूसरे में होता है कि नहीं होता? तब यहीं से लिख दो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कर दो मेरे भाई। तो देखो, यहाँ पे u की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 2 प्लस 1/2, a की वैल्यू आपकी 2 हो गई और t की वैल्यू 2 का स्क्वायर कर दो, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, s बराबर कितना आ जाएगा? 4 मीटर आ जाएगा। s बराबर कितना आ जाएगा? 4 मीटर की दूरी तय की जाएगी। ठीक है साथियों, तो साथियों इस क्लास में आज यहीं तक, आगे आपको न्यूमेरिकल कुछ और हमें करवाना है, वो अगली क्लास में करा देंगे आपको। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा वीडियो को, और दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।